जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंड जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए अब रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। थाना कोतवाली क्षेत्र के रावतपाड़ा तिवारी गली में पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोरों ने लगभग 1 दर्जन दुकानों को निशाना बनाया। चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकानों से लाखों की नकदी। इस दौरान चोर दुकान में से लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों की चोरी करते ये पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। थाना कोतवाली क्षेत्र के रावतपाड़ा तिवारी गली में पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोरों ने लगभग 1 दर्जन दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। दुकानों में से लाखों की नकदी इस दौरान चोर ले उड़े। बता दें, पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे एक CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। घटना की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी की घटना का निरीक्षण करते हुए CCTV फुटेज के माध्यम से जल्द चोरों की खोजबीन की बात कही है। लेकिन जिस तरह से चोरों ने एक साथ कई दुकानों को निशाना बनाया है, उससे पुलिस के सुरक्षा इंतजामों की कलई जरूर खुल गई है। मलपुरा थाना क्षेत्र के इलाके में टेम्पो सवार 3 युवकों ने लैपटॉप चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने वाले चोर CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। पीड़ित ने पुलिस से खुलासे की मांग की है। मलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जखौदा इलाके में चोरी की घटना का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है, जखौदा इलाके में एडवांस CSC चलाने वाले किशन सिंह के पास ऑटो सवार 3 युवक आए। ऑटो सवार 3 युवकों ने CSC स्वामी किशन सिंह से थोड़ी देर बातचीत की और बेहद ही शातिराना तरीके से दुकान में रखे लैपटॉप को पार कर दिया। इस घटना की जानकारी CSC स्वामी को जब हुई, तब ऑटो सवार तीनों शातिर चोरी की इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुके थे। नाम क्या है? केशव सिंह। क्या मामला आपकी दुकान का? लूट हुई है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। किससे आए थे वो? टेम्पू से। क्या ले गए आपकी दुकान से? लैपटॉप ले गए। लैपटॉप ले गए जी। कितनी देर पहले की घटना है ये? 11:30 बजे। आपने पुलिस को सूचना कर दी? सूचना दी थी। आई थी पुलिस यहाँ पर? पुलिस आई थी। दिन दहाड़े चोरी की घटना की शिकायत पीड़ित ने थाना मलपुरा पुलिस से भी की है। तो मौके पहुंची मलपुरा पुलिस ने घटना के संबंध में CCTV फुटेज जुटाना शुरू कर दिया है। CCTV फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ऑटो सवार 3 युवकों ने कैसे बेहद शातिराने तरीके से चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में थाना मलपुरा पुलिस पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। नाई की मंडी थाना क्षेत्र के सदरभट्टी इलाके में बीती रात शराब के नशे में 2 दोस्तों में झगड़ा हो गया। आरोप है कि नशे के चलते एक युवक ने दूसरे युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम गृह भेजकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। नाई की मंडी थाना क्षेत्र के सदरभट्टी इलाके में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या का यह मामला बीती रात का है। बताया जा रहा है कि नाई की मंडी थाना क्षेत्र में रहने वाला चांदी कारीगर सनी अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर गया हुआ था। परिवार के लोगों की अगर बात मानी जाए तो चांदी कारीगर सनी को बबलू नाम के व्यक्ति घर से बुलाकर ले गया था, जहां बबलू के साथ एक अन्य युवक ने पहले नशेबाजी की और उसके बाद सनी के सिर पर पत्थर मार उसे मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का आरोप है कि बबलू की जेब से 5,000 रुपए थे, जबकि मृतक की जेब से केवल 40 रुपए बरामद हुए हैं। मंडी का काम करता था। अच्छा, और मेरे भाई को एक व्यक्ति बुला के ले गया। कौन? बबलू कुमार। सर उसके साथ में पिया खाई करी। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद में उसे मारा पीटा।
अच्छा, और उसकी हत्या कर दी। कोई व्यक्ति पकड़ा भी था आपने? सर वो व्यक्ति मैं नहीं पकड़ा था। अच्छा, मैं कैसे? उसके पीछे भागा था। अच्छा, दोस्ती में से उसे लेके आया था। कौन था वो? वो अपंदर कुमार। अच्छा अच्छा, तो बुला के कौन ले गया था उसको? मेरे भाई को बुला के ले गया था बबलू। अच्छा अच्छा, जी हाँ सर। पैसे भी थे तुम्हारे भाई के पास? हाँ जी थे। कितने पैसे होंगे सर थे करीब 5,000 रुपये करीब। पैसे नहीं निकले फिर? पैसे नहीं निकले, कुल 40 रुपये निकले जेब में और एक ही मार्क्स निकला। अच्छा, कैसे मारा उसको? मेरे भाई के सर पर पत्थर मारा था। अच्छा, चोट थी पीछे? हाँ पीछे चोट थी। अच्छा, कहाँ पे मिला आपका भाई पड़ा हुआ? मेरा भाई दर्जीपाड़े में मिला था। घटना की जानकारी मिलते ही थाना नाइकी मंडी पुलिस सहित क्षेत्राधिकारी कोतवाली और पुलिस अधीक्षक नगर भी मौके पर पहुंच गए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया गया है। इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस हिरासत में आए युवक से हत्या का कारण जानने के संबंध में पूछताछ कर रही है। नाइकी मंडी में एक हत्या का मामला सामने आया, क्या है मामला? देखिए, कल रात को एक डेड बॉडी मिलने की सूचना नाइकी मंडी में प्राप्त हुई थी। उस डेड बॉडी को बाद में एसएन मेडिकल जो है वो शिफ्ट किया गया। सनी आनंद उसकी पहचान न की गई, घर वालों ने उसकी पहचान की। सनी आनंद अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने घर के ही एरिया में बैठे हुए थे। उसी में लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर और उसी में उसकी जो है हत्या की गई। जिस व्यक्ति ने हत्या की वो पुलिस की हिरासत में अभी मौजूद है, पुलिस की हिरासत में है। किस कारणवश ये हत्या न हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीजों की पूछताछ उससे की जा रही है। पुलिस अधीक्षक नगर का कहना है कि हत्या के खुलासे में लगी टीमों को जल्द ही सफलता हासिल होगी। प्रथम दृष्टया मामला दोस्ती के बीच आपसी विवाद को लेकर प्रतीत होता है। साल 2015 में आगरा के वीर सपूत गोविंद सिंह मेहता कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। 5 वर्षों से शहीद का परिवार नगर निगम आगरा के चक्कर लगा रहा है, परंतु प्रतिमा लगाने का पूरा कार्य नहीं हो पाया। शहीद जवान के परिवार की मांग पर मंगलवार को मयंक पाठक व उनके साथी नगर निगम के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए और कहा कि जब तक शहीद जवान की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। जी, ये अभी 2015 से ये स्मारक बनने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए थे। अभी 5 साल हो गया है और राजपूत चुंगी में आधा काम हो चुका हमारा मूर्ति के लिए, तो वो मूर्ति पे बार बार रुकावट आ रही है, तो उस काम को किया नहीं जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये रुकावट किस तरीके की? हाँ जी, रुकावट किस तरीके की रुकावट आई है? अब ये नहीं पता सर, अब कुछ सामाजिक तत्व हैं जो रोक लगा रहे हैं, अभी पता नहीं चल रहा है कुछ भी, तो बार बार रोक दिया जा रहा है इस काम को। तो हम ये चाहते हैं कि उस काम को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। चक्कर लगा रहे हैं? हमें तो अभी 5 साल हो गए हैं और अभी 4 महीने हो गए। 4 महीने पहले काम शुरू हुआ था हम लोगों का, तो आधा ही काम फिर रोक दिया गया है बीच में। मैं सत्यदेव शर्मा, पूर्व सैनिक सेवा संघ उत्तर प्रदेश महामंत्री। शहीद गोविंद मेहता की शहीद हुए आज 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। नगर निगम से प्रस्ताव पास किया था, हमने निवेदन किया था, स्थान अलॉट कर दिया गया। जो राशि थी वो भी पार्षद के खाते में पहुंच चुकी है। सारा काम प्रारंभ होने के बावजूद एक कुछ असामाजिक तत्व आके ये कहते हैं कि ये जमीन हमारी है, जबकि नगर निगम की वहां चुंगी थी और चुंगी की जगह को अगर कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि ये जगह हमारी है। नगर निगम के पास उसका सारे रिकॉर्ड हैं। जब रिकॉर्ड हुए हैं तो वो जो व्यक्ति है उसको बार बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, पुलिस में भी गए, सीओ सदर ने हमें आश्वासन दिया, हमें बुला के आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह का समय हमें दीजिए, हम इस कार्य को बाधा को जो है दूर कर देंगे। उसने कहा, उससे बुला के कहा, वो आदमी बोला मैं हट गया हूं। उसके बाद वो काम अभी फिर नहीं हो रहा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये इसमें बाधा कहाँ आ रही है। अगर 5 वर्ष से एक महिला और शहीद परिवार इस तरह से चक्कर लगाएगा तो जो शहीद हम लोग पूर्व सैनिक हैं उनका मनोबल गिर रहा है, साथ ही जो सर्विस पर्सन है उनका भी मनोबल गिर रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस कार्य में जो बाधा आ रही है उसको दूर करें, अन्यथा हम लोग अनिश्चित काल पे हड़ताल पर है। आगरा से अजमेर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए कुछ दिन मुश्किल भरे होंगे। रेलवे विभाग की ओर से आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी को 15 से 20 मार्च तक निरस्त कर दिया गया है, तो वहीं कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं, जिसके कारण रेल यात्रियों को इन दिनों थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये जानकारी बीआरओ आगरा रेल मंडल SK श्रीवास्तव ने दी।
आगरा से अजमेर जाने वाले या आने वाले रेल यात्रियों को कुछ दिन मुश्किल भरे होंगे। रेलवे विभाग की ओर से आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी को 15 से 20 मार्च तक निरस्त कर दिया गया है, तो वहीं कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं, जिसके कारण रेल यात्रियों को इन दिनों थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसकी जानकारी पीआरओ आगरा रेल मंडल एस.के. श्रीवास्तव ने दी। आगरा मंडल के पीआरओ एस.के. श्रीवास्तव ने बताया कि अजमेर मंडल के मदार मारवाड़ खंड पर दूसरी रेल लाइन के लिए नॉन इंटरलॉकिंग के काम के साथ पेज डबलिंग वर्क का काम के चलते 15 से 20 मार्च तक ब्लॉक लिया गया है। इस कारण अजमेर की ओर से जाने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को निरस्त किया है, तो कुछ का मार्ग बदला गया है। इसमें आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी के संचालन पर भी असर पड़ेगा। इससे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अजमेर आगरा फोर्ट रूट का मामला ये है कि 15 तारीख से 20 तारीख तक के बीच में कुछ गाड़ियां हमारी जो हैं वो कैंसिल रहेंगी और कुछ गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेटेड रहेगी और एक गाड़ी हमारी जो कि डाइवर्टेड रूट से जाएगी। और कारण ये है कि वहाँ पे कोई नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है और कुछ पैच डबलिंग वर्क भी हो रहा है। ये टेक्निकल चीज़ है, आपको पता होगा। तो इस कारण से जो हमारी अजमेर इंटरसिटी है जिसका नंबर है 02923, ये तो बिल्कुल ही 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कैंसिल रहेगी। और जो गाड़ी है 02248 जो अहमदाबाद से ग्वालियर आती है, उसकी रूट थोड़ी सी डाइवर्ट कर दी गई है। वो अहमदाबाद से चलेगी, मारवाड़ तक तो आएगी, मारवाड़ के बाद फिर वो जोधपुर चली जाएगी और जोधपुर के बाद फिर मेड़ता रोड फुलेरा होते हुए जयपुर होते हुए आ जाएगी। मतलब ये अजमेर और जयपुर के बीच का जो रूट है उसको टच नहीं करेगी, इसको डाइवर्ट कर दिया गया है। एक और गाड़ी है हमारी 04195, 04196, ये भी गाड़ी शॉर्ट टर्मिनेटेड कर दिया गया है। इसको जयपुर तक ही रखा गया है, इसको आगे नहीं भेजा जाएगा। और ये भी गाड़ी 19 और 20 2 दिन के लिए। तो संक्षेप में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि एक गाड़ी है 02923 जो कि 15 तारीख से 20 तारीख तक कैंसिल कर दिया गया। एक गाड़ी है जो सिर्फ आएगी लौट के अहमदाबाद से और अपने यहाँ पे ग्वालियर तक जो आती है उसका रूट डाइवर्जन कर दिया गया है मारवाड़ जोधपुर मेड़ता रोड फुलेरा होके। और तीसरी गाड़ी जो है 04195, इसको शॉर्ट टर्मिनेटेड कर दिया गया है 2 दिन के लिए, 19 और 20 तारीख को लिए जयपुर तक ही जाएगी, जयपुर से आएगी। यही है। अगर हम रूट डाइवर्ट की बात करें तो आगरा रेल मंडल के पीआरओ एस.के. श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेन संख्या 02248 अहमदाबाद ग्वालियर एक्सप्रेस को 19 मार्च को परिवर्तित मार्ग से होकर गुजारा जाएगा। ये ट्रेन वाया मारवाड़ जोधपुर मेड़ता रोड फुलेरा होते हुए अहमदाबाद जाएगी। ट्रेन संख्या 04195 आगरा फोर्ट अजमेर व ट्रेन संख्या 04196 अजमेर आगरा फोर्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 और 20 मार्च को अजमेर की बजाय जयपुर तक चलेगी। वहीं हम निरस्त हुई ट्रेनों की बात करें, अजमेर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते ट्रेन संख्या 02923 अजमेर आगरा फोर्ट व ट्रेन संख्या 02924 आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी एक्सप्रेस 15 से 20 मार्च तक निरस्त रहेगी। मंगलवार को आईटी और स्मार्ट सिटी के साथ मौका था स्मार्ट सिटी की ओर से आयोजित अवेयरनेस कैंप का। स्मार्ट सिटी की ओर से कॉलेज के सभागार में जब शहर के विकास और योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा हुई, जिसमें छात्रों ने परियोजनाओं को समझकर उन्हें किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं, इस विषय पर अपने सुझाव रखे। मंगलवार को आईटी और स्मार्ट सिटी के साथ मौका था स्मार्ट सिटी की ओर से आयोजित अवेयरनेस कैंप का। स्मार्ट सिटी की ओर से कॉलेज के सभागार में जब शहर के विकास कार्यों पर योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा हुई, तो छात्रों का उत्साह और रुचि तब देखने को मिली जब उन्होंने अपने सुझाव रखे। यमुना नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर पूरे शहर को एबीडी क्षेत्र में लाने की सलाह के साथ साथ बेहतर सुझाव रखे। छात्र तन्मय, कृष्णा, देवेंद्र कुमार सहित अन्य छात्राओं ने परियोजना को समझकर उन्हें किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं, इस विषय पर अपने सुझाव रखे। वहीं स्मार्ट सिटी के पवन सिंह ने 19 परियोजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी। एडमिन मैनेजर गौरव चतुर्वेदी ने छात्रों को स्मार्ट सिटी की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। ललित कुमार गुप्ता ने कंट्रोल रूम से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी की ओर से बनाए गए
कंट्रोल रूम से पूरे शहर की सुरक्षा है, जिसमें 2166 से अधिक कैमरे लगे हैं। तो आज सेमिनार हुआ है, उसके बिहाफ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? कैसा लगा आपको? क्या ये तो सबसे सर्वप्रथम कि हम अपने डायरेक्टर सर का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने आप जैसे लोगों से मुलाकात कराई, स्मार्ट सिटी के बारे में उन्होंने एक सेमिनार रखा और ये बहुत अच्छा रहा सेमिनार। सर, आप आगरा स्मार्ट सिटी से अपने स्टूडेंट्स को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं? हम इससे उम्मीद काफ़ी जगाए हुए हैं कि आगरा में काफ़ी डेवलपमेंट हो और आगरा मतलब कि इंडिया के एक अच्छे स्मार्ट सिटी में इसका काउंट हो आने वाले समय में। सबसे ज़्यादा जरूरी है मैम, इन बच्चों की जो एनर्जी है इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए और एक इनको एक्सपोजर मिलेगा कि कैसे काम करना है, फील्ड में कैसे काम होता है। एक थ्योरेटिकल अलग है, प्रैक्टिकल अलग है जी। तो इन बच्चों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। AICT ने इस तरह की स्कीम्स भी बना रखी हैं जी। इन बच्चों का सदुपयोग होना चाहिए। तो आगरा स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हो रहे हैं सर, उसमें लगता है कि ये स्टूडेंट्स भी अपना सहयोग दे सकते हैं। बिल्कुल 100%। स्मार्ट सिटी की इस पहल से आगरा की पुलिस को एक बेहतर जरिया मिला है, जिससे अपराधियों को पकड़ने में उन्हें काफी सहायता मिल रही है। इसके साथ ही ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों में भी उत्साह देखने को मिला। छात्रों का कहना था कि इसे और बेहतर बनाया जा सकता है अगर इसमें युवाओं की भागीदारी हो। छात्रों का कहना था कि शहर को स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर नई कार्य योजना पर कार्य करना चाहिए, वहीं शहर को मिलकर स्मार्ट बनाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान निदेशक प्रोफेसर VK सारस्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर चंदन कुमार, अनिल कुमार सिंह, शोभित शर्मा सहित अन्य का विशेष सहयोग रहा। आगरा के ऐतिहासिक इमारतों पर तिरंगा लगाने की मांग को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने तिरंगा मार्च निकाला। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ता पुरातत्व विभाग कार्यालय पहुंचे। यहाँ कार्यकर्ताओं को विभाग के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने कहा कि हमारी मांग है कि आगरा के सभी ऐतिहासिक स्थलों पर तिरंगा लगाया जाए। आगरा की ऐतिहासिक इमारतों पर तिरंगा लगाने की मांग को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने तिरंगा मार्च निकाला। फूलसर चौराहे पर दोपहर 12 बजे कार्यकर्ताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया। चौराहे से राष्ट्रीय हिंदू परिषद के गोविंद पाराशर के नेतृत्व में हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ता पुरातत्व विभाग कार्यालय पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं को विभाग के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखते हुए विभाग के उप अधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता को गोविंद पाराशर ने ज्ञापन सौंपा। नाम बताइए। पूनम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि देश का तिरंगा है भाई, तिरंगे को तो हर जगह ही होना चाहिए। और इस तरीके से अगर ये बहुत सारी जगह हैं अपने आगरा में भी, किसी भी जगह पे नहीं है, लेकिन हर जगह हर स्थान पे होना चाहिए। और ये देश की शान है। इस तिरंगे के लिए तो यानी कि जान तक लोग अपनी दे देते हैं और देते आए हैं। आज अगर हमने ये उठाया है मुद्दा, तो इस मुद्दे के लिए ये ना हो कि आगे फिर हमें बोलना पड़े। आप खुद समझदार हैं, तो आपको ये तिरंगा लगाना ही पड़ेगा। भारत में रहना है तो हर यानी कि इमारत, जो भी इमारतें हैं बड़ी बड़ी, सब में तिरंगा लगाया जाए, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो या किला है, ताजमहल है, जो भी है सभी पे ये लोग मीन्स तिरंगा लगाएं। और ये देश की शान है। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत द्वारा तिरंगे के सम्मान में, क्योंकि तिरंगे के नीचे सारा हिंदुस्तान आता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे तिरंगे के सामने आते हैं और तिरंगे के नीचे आते हैं। तिरंगे से बड़ा ना कोई मंत्री, ना कोई संतरी, ना कोई दफ्तर, ना कोई नेता, ना कोई अभिनेता, सब तिरंगे के नीचे आते हैं। हम मांग करते हैं हर मंदिर, मस्जिद, मदरसा और जितने भी पुरातत्व विभाग के पर्यटक स्थल हैं, उन सब पे तिरंगा लगना चाहिए। अगर इन्होंने तिरंगा नहीं लगाया तो तिरंगा लगाने का कार्य राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत खुद करेगा और तिरंगे का सम्मान राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत बढ़ाएगा। अभी हमने इनको ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के थ्रू हमने चेतावनी दी है, अगर एक हफ्ते के अंदर ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने कहा कि हमारी मांग है कि आगरा के सभी ऐतिहासिक स्थलों पर तिरंगा लगाया जाए। अधिकांश देशों में ऐतिहासिक इमारतों पर उस देश का ध्वज इसलिए लगाया जाता है ताकि बाहर से आने वाला पर्यटक उस देश के ध्वज को देख सके। यहाँ भी विदेशी मेहमानों को हमारी शान तिरंगे को जल्द दिखेगा।
फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेगी कुछ और खबरों के साथ। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पालीवाल पार्क परिसर स्थित वनस्पति भवन में मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें बीएड 2013 के परीक्षा परिणाम को पूर्णतः निस्तारित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पालीवाल पार्क परिसर स्थित वनस्पति भवन में मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें बीएड 2013 के परीक्षा परिणाम को पूर्णतः निस्तारित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस मामले पर नजर डालें तो बीएड 2013 के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियों की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई थी, जिसके अनुपालन में वर्ष 2014 में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। समिति ने 2016 में अपनी आंतरिक रिपोर्ट में कहा था कि बीएड 2013 के घोषित परीक्षा परिणाम के सापेक्ष उत्तर पुस्तिकाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम तैयार किए जाएंगे। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व कुलपति के कार्यकाल में उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग की गई थी और अंक पर तैयार करके परीक्षा परिणाम तैयार किया गया था। इस प्रक्रिया में 62 उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी पाई गई थी जिसमें ओवरराइटिंग पाई गई। इसके संबंध में परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय से बाहर के 2 परीक्षकों से इनका मूल्यांकन कराकर उनके द्वारा दिए गए अंकों का औसत प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1100 उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी पाई गई जिन्हें दीमक ने आंशिक नष्ट कर दिया। इसमें औसत अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम के पूर्ण निस्तारण से पूर्व नोडल केंद्रों से इन विद्यार्थियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। अपना परीक्षा परिणाम घोषित कराने के लिए एक विद्यार्थी का प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित है। उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त हुए कि विश्वविद्यालय इस संबंध में नीति बनाकर निर्णय ले। विश्वविद्यालय ने परीक्षा समिति में निर्णय लिया कि उच्च न्यायालय को 2 माह में अवगत करा दिया जाएगा। इस परीक्षा में एक्स के रूप में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों का परिणाम विधिवत जांच के पश्चात घोषित किया जाएगा, जिसके लिए प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर और प्रोफेसर पीके सिंह की 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन परीक्षा समिति में किया गया। इसके अतिरिक्त पुनः परीक्षा और अनुपस्थिति विद्यार्थियों की जांच के लिए भी प्रोफेसर यूसी शर्मा, प्रोफेसर अनिल वर्मा और सहायक कुल सचिव पवन कुमार की एक जांच समिति का गठन परीक्षा समिति में किया गया। बैठक में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजीव कुमार, वित्त अधिकारी एके सिंह, प्रोफेसर यूसी शर्मा, प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर, प्रोफेसर अनिल वर्मा, सहायक कुल सचिव अनूप कुमार, पवन कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वृद्धजन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय की ओर से 6 मार्च को वृंदावन में एक विशाल सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
मथुरा में हो रहे कुंभ में आए अनेक वरिष्ठ साधु संतों को इस सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया है। व्रतजन सम्मान समिति पिछले 58 वर्षों से दिल्ली में श्री वसुंधरा रत्न अलंकरण सम्मान देती आई है। इस वर्ष भी यह सम्मान समारोह दिल्ली की बजाय मथुरा में हो रहा है, जिसमें साधु संतों की ओर से संयुक्त परिवार बनाए रखने का संदेश दिया जाएगा। अध्यक्ष रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल संस्था, देखिए आपने क्वेश्चन किया कि इस बार क्या कारण है कि हम वृंदावन में कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा सौभाग्य है कि इस बार कुंभ लग रहा है और बहुत ही पवित्र जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में कुंभ को माना जाता है वो अब की वृंदावन में लग रहा है। और जो संतों को हम सम्मानित कर रहे हैं 6 मार्च को 2 बजे से, तो उसमें हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम संतों को वृंदावन में आकर के उनको बुला करके, आजकल को कुंभ के मेले में बहुत ज्यादा व्यस्तता है उनकी, फिर भी हमने इसलिए यहाँ पर रखा। और प्रतिवर्ष की बात ही 58वां जो हमारा पुरस्कार वितरण है। पुरस्कार नहीं कह सकते, ये तो एक वसुंधरा अवार्ड है और अवार्ड के लिए मेरिट्स के बेस। हाँ, और संतों को देना एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये मैसेज जाए कि जो सीनियर सिटीजन संस्था जो हमारा इनका मेन उद्देश्य है कि आपस में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स का जो सम्मान आज की जो जनरेशन नहीं दे पा रही है, उसको किस तरीके से उनको सम्मान मिले, ये संतों के मुख से यदि जनता में मैसेज जाएगा तो मैं समझता हूँ कुछ उसमें सुधार होगा। और यही हमारा संदेश है संस्था के माध्यम से कि जो हमारी संस्कृति थी वो सब हमारा युवा भूलता जा रहा है और हमारे अपने बुजुर्गों का हम सम्मान करने में हमारा युवा पीढ़ी थोड़ा सा हिचक रही है। उसको उनको ये संतों के मुख से कहलवाना है कि वही इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमारा सब कुछ है। मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, तो ये देश की पहली संस्था है। 1962 से ये निरंतर कार्य कर रही है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, और जहां हम बुजुर्गों की समस्याओं के विषय में भी सचेत रहते हैं, उनको निःशुल्क मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। और जो बहुत सारे ऐसे वृद्धाश्रम चल रहे हैं जो आर्थिक रूप से कुछ कमजोर हैं, जहां विधवाएं रहती हैं, उन लोगों को भी ये संस्था मदद करती है। ऐसे कोई क्लिनिक हैं जो निःशुल्क दवा देते हैं, उनको भी ये संस्था के माध्यम से हमारी मदद होती है। और सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम युवाओं को इस तरीके से शिक्षित करें। ये अभी आपने कुछ दिन पहले ही एक घटना देखी होगी, तो ये वर्चुअल ये हो गया उत्पीड़न का वो हिसाब कि उनको फिजिकली मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो ये स्वाभिमान उनका सुरक्षित रहे बुजुर्गों का, एक कारण ये है। तीसरा, अभी एक घटना हुई कि एक रजिस्ट्री हुई थी एक प्रॉपर्टी की, तो जब रजिस्ट्री हुई तो वो सब रजिस्ट्रार ने कहा कि आप ये गारंटी लीजिए, लड़के से पूछा कि आप जबरन रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं, और अगर मेरे को ये पता लगी कि आपने मिसबिहेव किया अपने पेरेंट से, तो ये रजिस्ट्री में अभी कंफर्म नहीं करा, 6 महीने बाद मैं उसका पेपर दूंगा, कंप्लेन करूंगा, अदरवाइज इट विल बी रिवर्टेड अलग। तो ये पोजीशन समाज के अंदर परिवर्तन आ रहा है, लेकिन फिर भी हृदय परिवर्तन कैसे होगा, ये संतों के द्वारा ही हो सकता है। मेरे जुड़ने के पीछे लक्ष्य ये है कि हमारा समाज शास्त्रीय अध्ययन ये कहता है कि जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता या जो समाज अपने इतिहास से नहीं सीखता, वो बहुत जल्दी अधपतन को चले जाते हैं। हमारे आज भारतीय परिवेश में परिवारों में विखंडन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो इस संस्था के माध्यम से हम अपने बुजुर्गों में और बच्चों में एक प्लेटफॉर्म को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश करते हैं कि परेशानी कहां पर है। तो सामाजिक जागरूकता से लेकर के प्रशिक्षण और कानूनी परामर्श तक हम इस संस्था के माध्यम से उनको उपलब्ध कराते हैं और कोशिश करते हैं कि परिवारों में सौहार्द रहे और लोग मिलजुल कर रहें, बुजुर्गों को उनका वाजिब सम्मान मिले। मैं रमाशंकर गोयल, लल्लाऊ कोषाध्यक्ष अपने रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल का हूँ। ये प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। इस बार ऐसा सौभाग्य मिला है, 58वां वार्षिक वसुंधरा रत्न अलंकार समारोह हम वृंदावन में मनाने जा रहे हैं, जो कि इसमें
पूरे विश्व के जो प्रसिद्ध अच्छे संत हैं उनको हमने आमंत्रित किया है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए और बच्चों को, बड़ों को, सबको एक क्लोज लाने के लिए हम लोगों का प्रयास है। श्रीधाम वृंदावन क्षेत्र में आयोजित कुंभ अपूर्व वैष्णव बैठक में अब धीरे धीरे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है और चारों ओर भक्ति धारा का रसपान करने के लिए भक्तों का जनसमूह भी उमड़ रहा है। इसी श्रृंखला में मथुरा के चतुर्वेदी समाज के कुलगुरु गद्दी श्री गोपाल वैष्णव पीठ के बैनर तले कुंभ क्षेत्र में श्री श्री 108 श्री जगदेव महाराज की 160वीं पुण्यतिथि मनाई गई। श्रीधाम वृंदावन क्षेत्र में आयोजित कुंभ अपूर्व वैष्णव बैठक में अब धीरे धीरे कर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है और चारों ओर भक्ति धारा का रसपान करने के लिए भक्तों का जनसमूह भी उमड़ रहा है। इसी श्रृंखला में मथुरा के चतुर्वेदी समाज के कुलगुरु गद्दी श्री गोपाल वैष्णव पीठ के बैनर तले कुंभ क्षेत्र में श्री श्री 108 रजुदेव जी महाराज की 160वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कुंभ क्षेत्र के निकट स्थित श्री तटीय स्थान गौशाला से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कुंभ क्षेत्र में स्थित श्री गोपाल वैष्णव पीठ के कैंप तक पहुंची। बैंड की मधुर धार्मिक ध्वनि के मध्य आयोजित की गई शोभा यात्रा में श्री गोपाल वैष्णव पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री श्री 108 पुरुषोत्तम जी महाराज अपने भक्तों के साथ शामिल हुए। पुण्य का दिन है। आज वृंदावन धाम में यमुना के तट पर विष्णु स्वामी संप्रदाय के मर्यादा मार्गी गोपाल वैष्णव पीठ के परमेष्ठ गुरु योगीराज श्री रज्जुदेव जी महाराज का 160वीं जयंती का पर्वोत्सव है, जिसको मनाने के लिए सभी शिष्य भक्त सेवक गण चतुर्वेद समाज के आप कुलगुरु उनका जन्मोत्सव उसको मनाने के लिए सभी चतुर्वेद समाज के लोग यहाँ बाल वृद्ध स्त्री बच्चा सभी एकत्रित होकर के यहाँ उत्सव मनाने को आई हैं। आज महाराज का ये सवारी डोला निकाला गया और यहाँ महाराज के चरणों में सभी जन अपने श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। ऐसा आयोजन यहाँ किया गया है। जय गोपाल। महाराज जी, इस बार वृंदावन में कुंभ का आयोजन शासन ने बृहद स्तर पर करवाया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले ये अर्ध कुंभी नाम से बोलते थे और ये कुंभ जो है वो 4 जगह होते थे बड़े रूप में महाकुंभ, परंतु अब कुछ धार्मिक वृत्ति के शासन प्रशासन में जो व्यक्ति आए हैं, अपने यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी स्थान के पीठ के कोई महंत हैं, और प्रधानमंत्री हैं वो भी अपनी सनातन धर्म की आस्था रखने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। कुंभ क्षेत्र के मार्ग से भ्रमण करते हुए ये शोभा यात्रा श्री गोपाल वैष्णव पीठ के कैंप पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर जगह जगह शोभा यात्रा और गुरु महाराज का श्रद्धालुओं के द्वारा पटुका पहनाकर और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं पूरी शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु भक्त गुरुजी बाबा महाराज के जय घोष करते हुए गोपाल बालम शरणम प्रपदे का गान करते हुए चल रहे थे। वृक्षों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन रूपी प्राण वायु देते हैं। वृक्ष ईश्वर की हमारे लिए दी गई अमूल्य धरोहर है, इसलिए पेड़ों को बचाना किसी के जीवन को बचाने के बराबर है। यह बात बरसाना देहात के गांव नहरा में वन विहारी आश्रम के महंत अखिलेश्वर दास महाराज ने श्री बाबूलाल महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के वृक्षारोपण कार्यक्रम में कही। श्री बाबूलाल महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर के तीसरे दिन विद्यार्थियों ने महंत अखिलेश्वर दास महाराज के निर्देशन में अलग अलग प्रकार के औषधीय वृक्ष लगाए। वृक्षों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन रूपी प्राण वायु देते हैं। वृक्ष ईश्वर की हमारे लिए दी गई अमूल्य धरोहर है, इसलिए पेड़ों को बचाना किसी के जीवन को बचाने के बराबर है। यह बात बरसाना देहात के ग्राम नहरा में वन विहारी आश्रम के महंत अखिलेश्वर दास महाराज ने श्री बाबूलाल महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के वृक्षारोपण कार्यक्रम में कही। आज राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर में छात्र छात्राओं के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 21 प्रकार के औषधीय वृक्षों को लगाया गया। बरसाना देहात के ग्राम नहारा में वन विहारी सरकार महाराज मंदिर पर छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण किया
जिसमें पूज्य संत में श्री अखिलेश्वर दास महाराज जी के निर्देशन में सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। सर, वृक्षारोपण का कार्यक्रम क्यों चुना गया? वृक्ष हमारे जीवन की अमूल्य निधि हैं जो हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पीपल का वृक्ष हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। शास्त्रों में भी इसीलिए उसको काटना वर्जित बताया गया है। राष्ट्र की सेवा योजना के प्रत्येक विद्यार्थी को आज संकल्प दिलाया गया कि वह अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाएंगे और उस वृक्ष को बचाएंगे, क्योंकि वृक्षों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसीलिए वृक्षारोपण का आज विशेष महत्व बच्चों को बताया गया है और प्रत्येक बच्चे से वृक्ष लगाकर उसके संकल्प दिलाया गया है। श्री बाबूलाल महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर के तीसरे दिन विद्यार्थियों ने महंत अखिलेश दास महाराज के निर्देशन में अलग अलग प्रकार के औषधीय वृक्ष लगाए गए। एनएसएस के विद्यार्थियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम की महाविद्यालय के डायरेक्टर नंद किशोर शर्मा एडवोकेट ने प्रशंसा की। इसे समाज के लिए आवश्यक बताया कि औषधीय वृक्षों से अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज संभव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवली है, मैं पीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आज बरसाना में वृक्षारोपण हुआ, आपको कैसा लगा? मेरे को वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव में अखिलेश दास महाराज जी ने हमको बहुत सारी अच्छी बातें बताई और आज वृक्षारोपण करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी उन्होंने अच्छी बात भी बताई थी, जैसे कि अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए हमें। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी भारत उपाध्याय एडवोकेट ने अखिलेश्वर दास महाराज का गिरिराज जी की छवि चित्र देकर व दुपट्टा माला पहनाकर स्वागत किया। अधिक पेड़ लगाने से प्रदूषण का स्तर कम होगा और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचा जा सकेगा। नाहरा के बनविहारी मंदिर पर हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रोफेसर साक्षी पांडे, पीए प्रभारी एलएन शर्मा, विकास दादा, सचिन गर्ग, तनु ज्योति, अंजू, रामशकी, कविता, रवीना आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पंचायत चुनाव के आरक्षण की सूची विकास खंड कार्यालय पर चस्पा होने के बाद कई प्रत्याशियों में निराशा देखने को मिल रही है। ब्लॉक परिसर में पंचायत चुनाव के आरक्षण की सूची देखने के लिए दर्जनों प्रत्याशी पहुंचे। मंगलवार को विकास खंड कार्यालय के बाहर पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की सूची जारी की गई और सभी ब्लॉक खंड कार्यालय के बाहर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य का आरक्षण की कॉपी चस्पा की गई। पंचायत चुनावों को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह था और कई प्रत्याशी पहले से ही अपनी दावेदारी कर रहे थे। ब्लॉक परिसर के बाहर आरक्षण सूची चस्पा होने के बाद काफी संख्या में ग्रामीण ब्लॉक परिसर में सूची देखने को मिली। काफी संख्या में ग्रामीण ब्लॉक परिसर में सूची देखने पहुंचे। मेरा नाम अजीम शर्मा है, ऊंचा से। क्या परेशानी किस तरीके की? हम तो 5 साल से गांव की वो काम कर रहे थे। अब वो हम जनरल आए तो स्टाफ की चली गई, उसमें एससी चली गई महिला में। हमारा सब काम खराब हो गया। तो क्या मांग है, किस तरीके की मांग? क्या समझे सोचने के ना सामान्य आ जाए तो हम ज्यादा काम चालू करने गाँव की सेवा करते आए और करते रहे आगे भी। कब मायूसी हुई है? ये तो आज सुबह सब तैयार में हाथ लगे, सब तैयार थे। पिछले कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? करीबन 3 से 7 दिन काम में लगा ही रहता हूँ, जाता कहूँ गाँव की सेवा में लगा रहता हूँ। जो भी काम पड़ता है तो समसवाद है, फतेहाबाद है, अगर जाना होता है जिनका जाता हूँ, आता हूँ, सारा काम संभालता हूँ। हम गाँव के सालों सपोर्ट भी करते हैं। तो बिल्कुल मायूसी आ गई है, क्या करा जाए बताओ? हमारे यहाँ पर कुछ है सरकार के हाथ में कर रही है तो मान करना पड़ेगा। ग्राम पंचायतों में एससी है, वहाँ सामान्य लोग प्रयास लगाए जाते हैं। इस बारे में क्या कहना है? आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है, क्या सिखाई है, तो क्या कहना है? मेरी ग्राम पंचायत लखरानी थी और मैं सरकार की इस नीति से बड़ा खुश हूँ। वैसे उन्होंने सभी वर्ग को, सभी समाज को मौका दिया है लड़ने के लिए। ये तो आरक्षण है, प्रक्रिया बदलती रहती है और ऐसा माहौल बना हुआ है ब्लॉक के अंदर कि जो लोग 5 साल से लगातार कंटिन्यूस लगे हुए थे सेवा में गाँव की कर रहे थे और चुनाव की पूरी तैयारियां थी, जोर शोर से बहुत सारे पैसा खर्च भी किया था। कोई किसी की गली खरंजा करा रहा है, कोई किसी के नल लगा रहा है, परंतु सरकार ने जो नीति के हिसाब से काम किया है, आरक्षण नीति जो लागू की है, हम उससे संतुष्ट हैं। नहीं, दुख तो है, यार दुख भी है, पर खुशी से बात की सरकार ने सभी वर्गों को जो आगे बढ़ने का मौका दिया है, इस बात से हम खुश हैं और आगे फिर देखते हैं। आरक्षण में बदलाव होने के बाद कई प्रत्याशी ब्लॉक परिसर से निराश होकर लौटे तो कई प्रत्याशी भविष्य में जन सेवा करने के उद्देश्य से निरंतर सेवा करने का संकल्प लेकर लौटे। प्रताप सिंह लखुरानी ग्राम पंचायत ने बताया कि वे पिछले 3 वर्ष से अपनी ग्राम पंचायत में निरंतर जन सेवा कर रहे थे। उनका उद्देश्य था कि ग्राम प्रधान बनकर लगातार जन सेवा करने का मौका मिले, लेकिन आरक्षण जारी होने के बाद पता चला कि ग्राम पंचायत में आरक्षण में बदलाव किया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने निरंतर जन सेवा करने का संकल्प लिया।
फिरोजाबाद जिले के थाना जसराना क्षेत्र के गांव में 2 कलयुगी पुत्रों ने जमीन की खातिर अपने ही बुजुर्ग पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद एक भाई थाने आ गया तो दूसरा फरार हो गया। जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक के अन्य पुत्र ने अपने दोनों भाइयों पर पिता की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। फिरोजाबाद जिले के थाना जसराना क्षेत्र के गांव में 2 कलयुगी पुत्रों ने जमीन की खातिर अपने ही बुजुर्ग पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद एक भाई थाने में आ गया तो दूसरा फरार हो गया। जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक के अन्य पुत्र ने अपने दोनों भाइयों पर पिता की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। तो जी घटना हुई थी तो बाबा घर पे थी हमारी आग में लवाई लाई थी और तो सब खत्म हो गया। बाबा खत्म हो गया और किसने मार दिया है? क्या मार दिया? किसने मारा है? आग में और दोनों हाँ आ रही है। थाना जसराना के खेरिया पटिकरा गांव में आज एक मेवाराम नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। उम्र इनकी 85 से 90 साल होगी और इनकी हत्या खुद के इनके 2 बेटों ने गला दबाकर की है। इनके 3 बेटे थे। छोटे बेटे के साथ ये रहते थे। दोनों बेटों को लगता था, जो और 2 बेटे इनके थे उनको लगता था कि सारी जमीन ये छोटे बेटे के नाम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने कोई जमीन बेची भी थी जो छोटे बेटे के, उसका पैसा छोटे बेटे को दे दिया था। उसी को लेकर आके गुस्से में इन दोनों बेटों ने उनकी हत्या कर दी अपने खुद के बाप की। उसमें से एक आरोपी बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। खेरिया सलेमपुर निवासी मेवाराम पुत्र खूबलाल की उसके ही सगे पुत्रों ने जमीन की खातिर गला दबाकर हत्या कर दी। बुजुर्ग की हत्या से गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस को जानकारी होते ही गांव पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भिजवा दिया। वहीं पिता की हत्या करने के बाद थाने पहुंचे हत्यारोपी पुत्र लाल बहादुर ने पुलिस को बताया कि उसके पिता सभी जमीन को बेच रहे थे, इसलिए मैंने और बड़े भाई हाकिम सिंह ने प्लान बनाकर उनकी अंगोछा से गला दबाकर हत्या कर दी। बड़ा भाई भाग गया और वो थाने आ गया। मृतक की 2 शादी हुई थी। इधर पुलिस ने तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत कर लिया है। फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम इधोन हिमायतपुर में खुरपका के टीकाकरण किए जाने की कहने पर पशु चिकित्सा अधिकारी फतेहाबाद भड़क गए और पशुपालक से अभद्रता की। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसडीएम फतेहाबाद से की है। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम इधोन हिमायतपुर में खुरपका के टीकाकरण किए जाने के कहने पर पशु चिकित्सा अधिकारी फतेहाबाद भड़क गए और पशुपालक से अभद्रता करने लगे। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसडीएम फतेहाबाद से की। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई अभद्रता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हम नहीं लगाएंगे वीडियो को फालतू की बात क्यों कर रहे हो आप? वीडियो बना रहे हैं। हमारे गांव में जो खुरपका मौका बीमारी होती है वो चल रही है सर। तो हम वहाँ टीका करने को 2 साल से कोई गया नहीं हमारे गांव में। तो बहुत सारे ऐसे पशु बीमार हैं। तो हमारा गांव इधर पड़ता है सर। फिर तो सर वहाँ से हम आए तो सर से यहाँ पर बात की हमने तो सर ने कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ पे चले गए, पता नहीं कहाँ मंगल दिवस था, बोले कि मंगल दिवस में जा गए हैं, वहाँ से साहब आएंगे। इंतजार करते रहे जब तक एक साहब आ गए आगरा से। तो अंदर बैठे थे, हमसे मिलने तो साहब से मैंने की, उन्होंने हमको नहीं मिलने दिया। बाहर करके हमने कही सर हमने ऐसे इन्होंने से आए गाँव से, ऐसे हमारे यहाँ बीमारी चल रही पशुओं में सर बहुत दिक्कत हो रही है। तो सर उन्होंने फिर क्या किया कि तो बुलाए भी डॉक्टर साहब पीएससी लोधी साहब उनका नाम है सर, वो बुलाए तो उन्होंने कहा क्यों कि इनके वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे पशुओं को, क्यों परेशान करते हो? तो सर क्या ठीक है लगवा दें सर। उनसे बोल दिया सर से जो डॉक्टर साहब थे, वो तो गाड़ी लेके चले गए। तो सर उन्होंने बोले कि अभी क्या कह रहा था उनसे तू अब बोल कोई वैक्सीन नहीं लगेगी, क्या कर जाए शिकायत कहाँ पर कर दे, डीएम से करे कैसे करेगा। जानकारी के अनुसार फतेहाबाद के इधोन हिमायतपुर निवासी मुकेश कुमार फतेहाबाद के पशु चिकित्सालय में अपने पशुओं को खुरपका के टीकाकरण के बारे में जानकारी करने आए। उसने अन्य ग्रामीणों के साथ फतेहाबाद के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी केसी लोधी से पशुओं के टीकाकरण के बारे में जानकारी की। इस बीच उसने पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कही जाने वाली बात का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस बात पर अधिकारी भड़क गए, उन्होंने मोबाइल को खींचने का प्रयास किया। इस पूरे प्रकरण की पीड़ित पशुपालकों ने एसडीएम फतेहाबाद से शिकायत की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक।